हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंटीग्रेशन का। इसके बारे में हमने एक दो वीडियो बना लिया है, लेकिन उसमें तो वाइस की प्रॉब्लम थी, जिस कारण से थोड़ा हम इसको रिवाइज भी कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि इंटीग्रेशन के दो नाम और भी होते हैं, जिसको हमने दिया था नाम। एक तो था प्रिमिटिव और एक हमने नाम दिया था एंटी डेरिवेटिव। थोड़ा सा फास्ट करेंगे बिकॉज ये चीज़ें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली हैं, इस कारण से इसको हम बहुत फास्ट करेंगे। एंटी डेरिवेटिव दो अन्य तरीके का भी नाम हमने दिया था। एक्चुअली इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति अवकलज। ये क्या होता है? प्रति अवकलज के नाम से जाना जाता है। अब इसी वर्ड से ही हम इसके पूरे के पूरे चैप्टर की डिफिनीशन समझ सकते हैं। इसमें क्या है? एंटी डेरिवेटिव एक हमने वर्ड लिखा है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कंप्लीटली देखा जाए तो ये वर्ड दो तरीके से डिफरेंट वर्ड से बना हुआ है। एक लिखा हुआ है एंटी, दूसरा लिखा है डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव आपने अभी छोटी क्लासेस में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव जो था उसको आपने निकाला है। अवकलज किसी फंक्शन का आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। एंटी मतलब उसके अगेंस्ट, राइट। तो इसका मतलब है जब डेरिवेटिव के अगेंस्ट कोई फंक्शन हम लोग निकालते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? दैट इज द डेरिवेटिव का मीनिंग हो गया एंटी प्लस डेरिवेटिव। अब इसमें सबसे पहला नंबर इसको हम समझते हैं कि क्या कैसे ये बिल्कुल डेरिवेटिव से डिफरेंट है और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है। तो इस वाले वर्ड से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एंटी डेरिवेटिव मीन होता है एंटी प्लस डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का एंटी, डेरिवेटिव का बिल्कुल विरोध करने वाला केस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन यही चीज़ है और कुछ नहीं है, यही इंटीग्रेशन है। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रॉडली समझते हैं। मीन्स क्या होता है कि हमने कोई मान लो कोई फंक्शन ले लिया, जैसे मान लो हमने कोई फंक्शन ले लिया f(x) और उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब अवकलज निकालते हैं। तो अवकलज निश्चित है किसी चर के सापेक्ष या वेरिएबल के सापेक्ष निकालते हैं। और मैंने मान लो इसको निकालने के बाद में रिजल्ट कितना आ गया? मान लो 5x आ गया, राइट। तो अब इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं f(x) का डेरिवेटिव निकालता हूँ और 5x आता है तो इसकी डिफिनीशन ये बोलती है कि इसका एंटी मीनिंग हो गया कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूँ, जो ये फंक्शन आया है किसी वेरिएबल के सापेक्ष, तो हमेशा क्या आएगा? वही फंक्शन आ जाएगा, अर्थात f(x) आ जाएगा। यही क्या है? कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो तो जो फंक्शन आता है उसी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हमेशा वही फंक्शन आ जाता है जिसका डेरिवेटिव आपने निकाला हुआ है। यही कुल मिलाकर के इनका डेफिनेशन है। अच्छा, डेफिनेशन के बारे में हम तो डायरेक्टली बोल देते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि आपके सामने कोई प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। मतलब हो गया कि समाकलन जो होता है अवकलन का बिल्कुल क्या होता है? एक व्युत्क्रम प्रक्रिया है। व्युत्क्रम प्रक्रिया मतलब उसकी उल्टी प्रतिक्रिया होती है। बात समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तब आप काम करेंगे तो मज़ा आएगा। देखो मैं एग्जाम्पल के तरीके से लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लो हमने ले लिया एग्जाम्पल x का। बस सिंपल लेते हैं। मान लो हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, सपोज करो x का हमने डेरिवेटिव निकाला और x का डेरिवेटिव कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो निश्चित है कि इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आपके सामने क्या आएगा? वही फंक्शन आ जाएगा जिसका आपने डेरिवेटिव निकाला, तो क्या आ जाएगा? x आ गया। अच्छा, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था, दिस इज द सिंबल ऑफ द इंटीग्रेशन। ये हमने सबको पहली वीडियो में बनाया, आप देख लेंगे। वहाँ पर वाइस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसी कारण से हम इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल है और यहाँ पर जिस चीज़ का आप इंटीग्रेशन निकालते हो, जिस चीज़ का आप इंटीग्रल निकालते हो, उसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं। इंटीग्रैंड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समाकल्य, ठीक है। और ये चीज़ दिस इज द एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो। और एक चीज़ क्या है? इंटीग्रल वैल्यू बोली जाती है। समाकल वैल्यू, समाकल मान, इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। थोड़ा वाइस की प्रॉब्लम थी, इसी कारण इसको हम रिवाइज कर रहे हैं फास्टली। तो हमने x का इंटीग्रेशन किया तो आपके सामने 1 आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं x + 1 लेता और इसका डेरिवेटिव निकालता तो x का तो आपके सामने 1 आ जाता, 1 का आ जाता 0, मतलब 1 आ जाता। पुनः अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो निश्चित है जिसका डेरिवेटिव आपने निकाला वही वैल्यू आ जाएगी। आपके सामने कितना आ जाएगा? x + 1 आ जाएगा। अगर मैं 3 डेरिवेटिव निकालता, मान लो डेरिवेटिव में निकालता x + 2 का, तो अपने पास में कितना आता? फिर वही 1 + 0 = 1 आता। और मैं 1 का इंटीग्रेशन निकालता तो आपके सामने डायरेक्टली कितना आ जाता है? x + 2, राइट। तो यहाँ पर तीन बातें अपने आप को समझने में दिखाई पड़ रही हैं कि एक यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x आया है, यहीं पर 1 का इंटीग्रेशन x + 1 आया है, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x + 2 आया है, राइट। तो मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू सब में सेम आ रही है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बट
इसके साथ में जो जुड़ने वाला पद है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। कांस्टेंट टर्म क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन होता है जिसमें इंटीग्रल पार्ट, जो समाकल मान होता है, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, उस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रल के नाम से जानते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल के नाम से हम लोग जानते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चित समाकलन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये बात आप समझते हैं। जब भी कभी हम अनिश्चित समाकलन निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, तो वहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट हमेशा ऐड कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वहाँ पर फिक्स वो वैल्यू नहीं होती है। तो इस कारण से इसको हम थोड़ा जनरली फास्टली करेंगे। फंडामेंटल इंटीग्रेशन मतलब होता है कि आपके पास में जो फंडामेंटल, जिनके जरिए से हम लोग क्या है कि पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, दिस इज द बेसिक पॉइंट एंड दिस इज द हार्ट ऑफ कंप्लीटली इंटीग्रेशन। सो फंडामेंटल इंटीग्रेशन बहुत जानना जरूरी है। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, ये सब इनडिफिनिट इंटीग्रल का ही एक पार्ट है। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, जैसे हमने आपके सामने बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, अपने पास में cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। तो निश्चित हमने बताया कि जो फंक्शन यहाँ पर आया है, उसी फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, उसी फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, तो निश्चित है वही फंक्शन आ जाएगा जिसका आपने डेरिवेटिव लिया। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, sin x हो जाएगा। क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। तो चूंकि एक कंडीशंस क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रल के अंतर्गत आती है, इस कारण से इंटीग्रेशन में हमेशा हम क्या होता है, कांस्टेंट पद हमेशा ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या होता है कि फंडामेंटल इंटीग्रेशन के अन्य जो इंटीग्रल पार्ट है उसको आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होगा, तो अभी आपने लिखा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है, sin x प्लस c होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होता है, तो आपके सामने होगा माइनस cos x प्लस सी। इसी तरीके से आपके सामने और सारे इंटीग्रेशंस के जो फार्मूले हैं वो आपको हमने लिखवाए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं, या आपको बुक में भी ऑलरेडी आपको फार्मूले कंप्लीटली दिए गए हैं, तो आप उसमें वहाँ से लर्न कर सकते हैं। बिकॉज इनके लर्न करने के अलावा अगर काम करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, तो आपका जो ये क्वेश्चंस हैं आगे वाले, वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली क्या है, इनको फार्मूले को आपको लर्न करना है, तभी आप क्या है कि क्वेश्चंस आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। राइट तो ये अपने पास में कुछ बातें हो गई फार्मूलों के लेकर के। तो फंडामेंटल इंटीग्रेशन यही चीज़ होता है। अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं विशेष करके, कुछ इसका बीजगणितीय या आप कह सकते हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ के लिए थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, उसको आगे बताते चलेंगे हम। थोड़ा सा यहाँ पर जो अभी ज़रूरत है उसको हम देख लेंगे। जो इनका बीजगणितीय गुणधर्म है उनके बारे में देखेंगे कि अगर मान लो कोई फंक्शन है, आपके पास में कोई फंक्शन दो हैं आपस में जुड़े हैं या घटे हैं, और उसका आप इंटीग्रेशन निकालते हो, तो निश्चित है कि वैल्यू क्या है कि आप इनको अलग अलग करके इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। इनको अलग अलग करके इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। जैसे आप डेरिवेटिव लेते थे, जो डिफरेंट फंक्शन है उनमें आप आपस में ऐड हैं या सबस्ट्रैक्ट है, तो उनका डेरिवेटिव अलग अलग करते थे ना, तो वैसे ही इंटीग्रेशन में भी कर सकते हो। दूसरी बात है कि अगर मान लो कोई कांस्टेंट पद है और किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई है और उसका इंटीग्रेशन करते हो, तो निश्चित है कि आप इसको बाहर करके इस तरीके से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, डायरेक्टली इसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ बातें। फिर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शन का डिवीजन हम आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, बाई पार्ट रूल में आगे हम कंप्लीटली, और या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब हम बताएंगे तो वहाँ पर हम कंप्लीटली उसको डिस्कस करेंगे। तो दो बातें हमने आपको बता दी। अब अपने पास में है कि हम इंटीग्रेशन को करते कैसे हैं, वो टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया जाना था। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करना है कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधियां। करने की विधियां। अब बेटा ये देखो, ये समाकलन करने की विधियां, तो इसमें सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा, पहला मेथड जो है उसे बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड जो पहला तरीका है उसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। अच्छा, इंस्पेक्शन मेथड, इसको हम बोलते हैं हिंदी में निरीक्षण विधि। एक्चुअली ये चीज़ें बिल्कुल, ये जो विधि है बिल्कुल बेस्ड है अपने उसी डिफिनीशन पर जो डिफिनीशन हमने इंटीग्रेशन की बताई है। हमने क्या बताया है कि कोई फंक्शन आपके सामने है, कोई फंक्शन आपके सामने है, और उस फंक्शन का आपने क्या किया, डेरिवेटिव किया। जैसे मान लो कि पावर एक्स का डेरिवेटिव किया, तो आपके सामने कितना आएगी पावर एक्स,
तो निश्चित है कि इस e की पावर x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो अपने पास में क्या आएगा, वही फंक्शन आ जाएगा जिसका बाय इंस्पेक्शन मेथड हम लोगों ने सीख लिया, और डायरेक्ट मेथड के जरिए से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं उसको हमने सीख लिया। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीनिंग ये हो गया कि समाकलन प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले बेसिक बात आपको ये देखना है कि किसी भी इंटीग्रैंड में जब कुछ विशेष बातें होती हैं तभी हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। क्या होता है वो विशेष बात, जैसे हमने ए इंटीग्रेशन का चिन्ह लिया और कोई फंक्शन मान लो इस तरीके से है, मान लो इसके अंदर हमने लिख दिया 5x और यहाँ लिख दिया हमने f(5-x dx). ये तो पूरा का पूरा क्या है, इंटीग्रेंड है, अर्थात समाकल जिसका हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो इसकी एक विशेषता ये है, जब हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है समाकलन ज्ञात करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक फंक्शन भी मौजूद होता है और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होता है। जैसे यहाँ पर देखो आपके सामने फंक्शन भी मौजूद है और इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो जब भी इस तरीके से कंडीशन आपके सामने समाकल के रूप में हो तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग करते कैसे हैं, इसका मेथड क्या है, तरीका करने का वे क्या है, हम लोग जो ये फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। टी मानने के बाद में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, कौन सा होता है, एक्स है, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5-x, यहाँ लिख देंगे dx, यहाँ लिख देंगे अपन dt। अब देखो 5-x dx के स्थान पे अपन सिर्फ dt लिखेंगे तो कुल मिलाकर के जो रिजल्ट कन्वर्ट होके आ जाएगा वो आ जाएगा f। 5x के स्थान पे आपने t माना है तो यहाँ हो जाएगा t, और यहाँ 5-x dx के स्थान पे आपके सामने आ गया dt, तो यहाँ लिख दिया हमने t। अब इसका इंटीग्रेशन हम बड़ा इजीली ज्ञात कर सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ जो कन्वर्ट हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे मानक रूप में, मतलब जो हमने फंडामेंटल इंटीग्रेशन को आपको फार्मूला बताया है उस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फार्मूला रखने के बाद में डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाती है। तो एक तो आपके सामने इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग, इस तरह का जब भी कभी फलन आपके सामने समाकल के रूप में होगा तब आपको यूज़ करना है। दूसरी बात आपके सामने ऐसा भी आता है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन दिया गया है और आपके सामने कोई फंक्शन ऐसे दिया गया है f(ax + b), यहाँ लिख दिया गया है अपन को dx। अब फंक्शन के अंदर देखो ax + b लिखा गया है कि लीनियर पार्ट है, तो जब भी कभी ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ax + b = को हम लोग t मान लेते हैं, और t मानने के बाद में इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल जिसके सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो यहाँ पर ax का तो हो जाएगा a और b का हो गया 0, इसके बाद में dx = होता है dt। देखो इसको डेरिवेटिव लिखोगे तो आप यहाँ dt/dx लिख सकते हो या इसका डेरिवेटिव करके इंटू dx कर सकते हो, एक ही चीज़ है। तो dx के स्थान में वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, dt/a आ जाती है। अब इसको ले आकर के यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे तो यह ax + b के स्थान पर t हो जाता है और dx के स्थान पर क्या होता है, dt/a आपके सामने वैल्यू होती है। तो 1/a अपन बाहर कर लेते हैं, 1/a बाहर हो गया, ft dt आ गया। और ये चीज़ क्या है, आपका वही फंडामेंटल इंटीग्रेशन है, जो आपको फार्मूला बताया वही फार्मूला आ जाता है, फार्मूला आपको याद रहेगा, डायरेक्टली आप प्लेस कर देंगे, यू कैन गेट द सिंपल सोल्यूशन। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का करते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक बातें बता देते हैं आपको, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जब क्वेश्चन होता है तो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, एक दो पॉइंट बताऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊँगा। एक्चुअली क्या है, जब भी कभी फंक्शन आपके सामने ऐसे आए, जब भी कभी फंक्शन आपके सामने ऐसे आए कि f' लिखा हो और नीचे लिखा हो f(x) और यहाँ लिखा हो dx, ठीक है, तो शॉर्टली आप इसको ध्यान देंगे, इस f(x) को t मानते हैं, कट से आएगा तो आपके सामने क्या आ गया, ये याद रख लो, ये शॉर्ट मेथड है, f(x + c) आएगा। वैसे भी क्या है, f(x) को t मान लोगे, f' dx कट जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, log f(x + c) आ जाएगा। ये शॉर्टली जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, तब उसके लिए क्या है कि एक दो तरीके हम आपको इजीली बता दे रहे हैं। तो दूसरा जो कि इसमें ज़्यादातर आस्केबल क्वेश्चंस होता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि आपके सामने ऐसे देगा f(x) की पावर n, यहाँ पर दे देगा
देखेंगे वो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ की पावर एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स के टाइप का अगर मान लो इंटीग्रल पार्ट दिया गया है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर एफ एक्स को आपको टी मानना है, एफ डैश एक्स डी एक्स आ जाएगा, कट जाएगा, टी की पावर एन का टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा। तीसरा जो शॉर्ट तरीके का क्वेश्चन ज़्यादातर आस्केबल होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कंपटीशन एग्जाम में, वो होता है कि आपके सामने ऐसे दिया होगा एफ एक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स यानी डी एक्स। अब यहाँ पर इस वाले अंडर रूट एफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। टी मानने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डायरेक्टली करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव के तरीके से किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन में। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो हमने ले लिया log x अपॉन एक्स, यहाँ लिख लिया dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो तरीके का फंक्शन है, एक फंक्शन है 1 अपॉन एक्स और एक फंक्शन है अपने पास में log x, यहाँ हो गया dx। तो इस फंक्शन को हमने पहला फंक्शन मान लिया, एक फंक्शन हमारा दूसरा। अगर इसको मैं एफ एक्स मान लूँ तो निश्चित है कि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी वहाँ पर मौजूद है। जब कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वहाँ मौजूद होता है तो इसका मतलब है समझ लो वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमें प्रयोग करना है। इसके लिए करते क्या है, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो हमने मान लिया, माना log x इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया बेटा, टी मान लिया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, log x का 1/x आ जाएगा, dx आ जाएगा, यहाँ पर आएगा dt। देखो अब 1/x dx, इतनी दूर के स्थान पर हम लिख सकते हैं dt, तो 1/x dx के स्थान पर हो गया dt, और जो log x है उसके स्थान पर कितना हो गया t। तो t dt का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, तो t का इंटीग्रेशन t² 2 प्लस c हो जाएगा। t का मान कितना है, log x, यहाँ लिख दो log x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, है ना। तो इस तरीके से आपके सामने एक अलग क्वेश्चन भी हम आपको करवाते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन भी ध्यान दें कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपको करवा देते हैं। ये क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है दूसरा भी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे, x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, यहाँ लिख दिया हमने dx। इसमें केस क्या है, वही सेम टू सेम सब्स्टिट्यूशन, लेकिन कैसे लगाएंगे ध्यान से देखना। फंक्शन x³ दूसरा है आपके सामने x की पावर 8, x की पावर 8 को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब अपने दिमाग में सोचो कि x की पावर 4 का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ x³ आ जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस फंक्शन में एक ऐसा फलन मौजूद है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर उपस्थित है, तो इसको हमने t मान लिया, x की पावर 4 को t मान लिया। इसमें ऐसा होता है कि पार्ट में भी t माना जा सकता है, पूरा फलन को भी t माना जा सकता है, जिस तरीके की कंडीशंस आएगी उस तरीके के हिसाब से हम इसको सपोज करेंगे। तो इसको हमने t मान लिया। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा इस पावर 4 का, 4x³ dx इक्वल टू क्या आ गया, dt। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो क्या आएगा, x³ dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4। तो इसको हम इसमें रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x³ dx के स्थान पे हो गया dt अपॉन 4, इसके स्थान पे हो जाएगा 1 प्लस x पावर 4 के स्थान में t लिखेंगे तो t का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/4 हम इसका बाहर कर लिए, तो यहाँ बचा आपके सामने dt अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। तो 1/1 प्लस t स्क्वायर मतलब 1/1 प्लस x स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स t प्लस c। अब tan इनवर्स t का मान रखो, tan इनवर्स t का मान कितना है, t का वैल्यू है कितना, x पावर 4, तो आपके सामने हो गया x पावर 4 प्लस c। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन क्या है कुछ क्वेश्चंस हमने क्या है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बताए, तो आप इसको देखें और इसके हिसाब से आप अगली वाली एक्सरसाइज को ट्राई करने सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम उस वाली एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चंस को आपको करवाने हैं, तो अगला वाला वीडियो आप जरूर देखें। आज के लिए अपने